लीग के रहनुमा मोनिस इलाही ने। मोनिस साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मोनिस साहब, पहले जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है उसमें ताखीर हुई, लाहौर हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, फिर बिलाखिर 16 अप्रैल को चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ। हमजा शहबाज ने 197 वोट लिए, वो नौ मुंतखब वजीर आला बन गए, लेकिन 15 दिन तक उनकी हल्फ बर्दारी नहीं हो सकी क्योंकि गवर्नर साहब ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया, ना सदर पाकिस्तान ने किसी और को नॉमिनेट किया। बिलाखिर आज वो भी हो गया। इस सारे मामले में तज्ज़ियाकारों का भी ये कहना है, हर कोई ये सवाल कर रहा है कि फ़ायदा क्या हुआ है तहरीक इंसाफ को, काफ लीग को, जब पता था कि वोट हमजा ने ले लिए हैं, बिल आखिर ओथ हो ही जाएगा, वज़ीर आला बन जाएंगे हमजा शहबाज, तो इतना डिले करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और काफ लीग ने अपनी सियासी साख को नुकसान पहुंचाया है और एक महीने तक ना कोई इंतजामिया थी, ना कोई गवर्नमेंट थी पंजाब में, तो नुकसान ही हुआ है। फ़ायदा क्या हासिल हुआ इससे? देखिए जी, पहले तो हम इलेक्शन पे आ जाएं। जो इलेक्शन वाले दिन हुआ है वो आप सबने देखा है। अब आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, ये होता है हाउस की डिवीजन से। तो उस दिन एक साइड जो नेज वाली साइड थी वहाँ हमजा साहब के लोगों ने जाना था और आइज वाली साइड पे परवेज साहब के लोगों ने जाना था। आइज वाली साइड सारी की सारी पुलिस ने ब्लॉक की हुई थी, तो वहाँ जाना किसने था वोट डालने। फिर इनकी आप अकल ये देखें, इतनी अकल है नून लीग में कि इन्होंने जो रजिस्टर है उसके ऊपर खुद ही टिक करते गए हैं। मतलब इन्होंने इतनी तौफीक भी नहीं की कि असेंबली के स्टाफ से जबरदस्ती करवा लेते, इन्होंने खुद ही टिक करते करते पीटीआई की एक बंदा जो है एमपी है जी एहसन बरियार, उसको भी टिक कर दिया। वो ऊपर हमारे साथ बैठा हुआ था अलहदा, उसको भी इन्होंने टिक कर दिया। अपना एक बंदा है स्किप कर गए। तो मुझे तो इस पे भी शक है ये 197 भी हुए हैं या नहीं हुए। फिर अब आप ये देखें कि ये जब 197 का एक फिक्सुअल किस्म का नंबर देते हैं तो वो नंबर आता कहां से? उसमें एक बहुत बड़ा चंक है पीटीआई के लोगों का। तो अगर तो इनका अपना ही मैंडेट इतना बड़ा होता तो इनको क्या जरूरत थी लोटे बनाने? नहीं, ये तो फैक्ट बात है ना कि 26 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जिन्होंने फ्लोर क्रॉस किया है, जिनके खिलाफ आप लोगों ने रेफरेंस भी दायर किया है आर्टिकल 63A के हवाले से। तो ये बात तो हकीकत है कि लोग वहां पर गए हैं। 25 लोग हैं। लेकिन मोनिस साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि चाहे गवर्नर पंजाब हो या स्पीकर परवेज इलाही साहब हो, ये फैसला आखिर में उन्होंने तो नहीं करना ना, और अदालत भी यही कह रही थी कि इलेक्शन ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना होगा या अदालतों ने करना होगा, लेकिन परवेज इलाही साहब ने या फिर गवर्नर साहब ने तो नहीं करना। जी, अदालत का हम बहुत एहतराम करते हैं, जजेस बड़े मोहतरम हैं सारे, लेकिन एक हैरत तो होती है कि जब शरीफ साहिबान को, शरीफ ब्रदर्स को कोई फायदा होना हो तो रात के टाइम अदालतें लग जाती हैं, जब उनके अपने केसेस हों या उनके खिलाफ कोई चीज आ रही हो तो कई साल डेट ही नहीं आती, फैसले ही नहीं होते और आगे चलता रहता है काम। तो ये एक फिक्र की बात तो है। लेकिन मोनी साहब, यहाँ पे तो आइन और कानून का मामला नहीं था, पहले इलेक्शंस होने थे, क्योंकि अगर कोई वजीर आला इस्तीफा देता है अगले दिन इलेक्शंस होने हैं, अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे तो जाहिर सी बात है आप अदालतों का रुख करेंगे। लॉजिक यही कहती है, अदालत भी यही फैसला करेगी आइन के मुताबिक कि इलेक्शन फौरी होना है। क्या हुआ है, पूरी दुनिया में पार्लियामेंट में काफी दफा लड़ाइयां होती हैं, ताइवान में होती है, जापान में होती है, जो बाहर के मुल्कों के एग्जाम्पल्स देते हैं, हमेशा आपने देखा होगा थ्रू आउट हिस्ट्री हमेशा होती है, पर कभी भी पार्लियामेंट के अंदर बाहर से पुलिस नहीं आती, उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है। तो इस बारी पुलिस बुला के, अब देखिए एक कैंडिडेट है जहां पे उसके अपने वोटर्स ने इकट्ठा होना है, वो आप पूरे का पूरा एरिया ही ब्लॉक कर दें, वहां पे सारी आप पंजाब पुलिस ला के खड़ी कर दो कि आप अंदर ही नहीं जा सकते हो, तो वोटिंग आपने कैसे करानी है? फिर तो आप धक्के से जितने मर्जी गिन लो, 197 की बजाय ये 597 कर लेते, हालांकि हाउस 371 का है, पर ये 597 भी कर लेते तो किसने क्या जवाब देना था उसका? लेकिन ये तो हकीकत है ना मोनी साहब, के नंबर तो थे, जब वो होटल में रखा गया था उनको तब भी वो 200 के करीब नंबर था, जब एक होटल में वोटिंग हुई तब भी 200 के करीब था। इतने नहीं थे नंबर, इतने बिल्कुल नहीं थे जितने ये क्लेम करते हैं। बट आप जो असल जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि नंबर किसके, नंबर इनके तो नहीं है, ये मैंडेट है इमरान खान साहब का जिसको ये यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मुझे हैरत इस चीज की भी होती है कि इस पे कोई बंदा बात नहीं करता कि हम बेसिकली, अब आप थोड़ा बैकग्राउंड में जाए ना, शरीफों का ये पुराना तरीकेकार है। अब 2008 का जब इलेक्शन हुआ, काफ लीग में इन्होंने लोटे बनाए, तो इनका ये पुराना एक सिस्टम बना आ रहा है। इनको अब दोबारा वही मौका मिला तो इस बार इन्होंने पुलिस को भी इस्तेमाल किया। और इंतजामिया की जो आप बात करते हैं कि इतनी देर से पंजाब गवर्नमेंट जो है ये फंक्शन नहीं कर रही थी, कैसे फंक्शन नहीं कर रही थी? सारी की सारी इंतजामिया तो वही लगी हुई जो पहले वाली है। और ये जिस दिन ये इलेक्शन होना था, इलेक्शन से कुछ दिन पहले से ही सारी की सारी इंतजामिया जाके मॉडल टाउन से ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए थे ना।
हाँ, लेकिन मोनी साहब जो आप कह रहे हैं कि इस पे कोई बात नहीं करता, बिल्कुल इसका जो इखलाकी पहलू है उस पे सब बात करते हैं कि मैंडेट उनका नहीं था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, लोगों ने फ्लोर क्रॉस किया, दूसरी साइड पे चले गए। अब जो इसका लीगल पहलू है जिसमें आप खुद रेफरेंस लेकर गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो वहां पे इसका फैसला हो जाएगा। वो जो मुनर्रिफ हैं हो सकता है कि वो डीसीट भी हो जाए, तो जो कानूनी पहलू है वो भी किक इन कर जाएगा। लेकिन इजाजत तो है ना इसकी कि फ्लोर क्रॉस करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में या फिर चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए वोट कर सकता है वो शख्स। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करता हूँ, ये अब बहस नहीं है कि वो होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने 63A की खिलाफवर्जी की है, तो इस पे तो अब बहस बिल्कुल नहीं है कि ये होंगे या नहीं होंगे। अब बहस सिर्फ ये है कि आया ये इस टर्म के लिए होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं या फॉर लाइफ होते हैं। हाँ बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला भी मौजूद है, डी सीट अगर होंगे तो लाइफ टाइम होंगे या फिर। देखिए ना, अब नून लीग की कोशिश क्या है, उनकी अब कोशिश ये है कि इसको हम किसी तरीके से डिले करें ताकि हम पहले अपना बजट गुजारे, उसके बाद ये हम साल एक जो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि असल मसला नून लीग का ये है कि ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। थ्रू आउट आपने भी सुना इनको 3-3.5 साल चीखे मारते हुए सिलेक्टेड और कहते रहे कि जी इलेक्शन कराओ, हम इस पिछले इलेक्शन को नहीं मानते 2018 वाले के। तो अब जब इलेक्शन की बारी आई है तो इलेक्शन से भाग गए। तो मोनी साहब आपको लगता है कि बजट के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि वैसे जो कानून है मुनर्रिफ अरकान को डीसीट करने का मैक्सिमम टाइम जो इलेक्शन कमीशन पूरा जो प्रोसेस है वो 1 महीने का है, आपको नहीं लगता कि उससे पहले इलेक्शन कमीशन जो है उनको डीसीट कर देगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे करेगा, लेकिन अब आप देखें ना इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ। इलेक्शन कमीशन में 2 रिक्वेस्ट गई पीटीआई की तरफ से, एक गई है एमएनएस की, एक गई एमपीएस की। एमएनएस ने एक्चुअली वहां पे वोट फिजिकली कास्ट नहीं किया जी, पार्टी की इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ, ठीक है। उन्होंने लोटे जरूर हुए हैं वहां पे लोग, लेकिन उन्होंने कास्ट नहीं किया। कास्ट जहां पे किया उसकी डेट आगे की दे दी है ताकि यहाँ पे टाइम ज्यादा मिल जाए, और जिन्होंने कास्ट ही नहीं किया उनको पहले बुला लिया नोटिस देके। तो ये जो एक चीज बड़ी विजिबल आ गई है, और इसीलिए अवाम में भी, पीटीआई के वोटर्स में, हमारी जमात में, हर जगह पे जो फिक्र है वो यही है कि इंसाफ की हमें उम्मीद है, कोशिश भी है, दुआ भी है कि मिले, बट अभी तक जो हालात नजर आ रहे हैं मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये चीजें जा नहीं रही उस समय। तो आपको लगता है कि डेलिबरेटली इलेक्शन कमीशन ने ये किया है कि जो लोग मुनर्रिफीन थे, यानी कि जिन्होंने वोट भी दिया, जो एमपीएस थे, उनका केस बाद में सुना जा रहा है, और एमएनए जिन्होंने वोट नहीं दिया वो पहले सुना जा रहा है? मैं डिलिबरेटली नहीं कह रहा, लेकिन हकाइक आपके सामने। अब आप देखें ना, एक बंदा है जिसने एक ऑफेंस कमिट किया, उसको वो कह रहे हैं बेटा कोई बात नहीं, आपको हम बाद में बुलाएंगे, और जिसने अभी तक नहीं की उसको पहले बुला के उसको वहां पे फंसा रहे हैं चीज को। अच्छा मोनी साहब, दूसरा आप 2 मरतबा ये कह चुके हैं कि पुलिस वहां पर आई अंदर, लेकिन देखिए ये तो सबने देखा ना कि जो पहला हमला हुआ डिप्टी स्पीकर पे, वो तो आप लोगों के लोग थे, वो तो ट्रेजरी बेंचेस के लोग थे, उन्होंने पहले, मैं अगर मुकम्मल करूं सवाल, वो हमला हुआ, उसके बाद माहौल बिगड़ा, फिर परवेज इलाही साहब की फुटेजेस है कि वो लोगों को अंदर कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि वो जो स्टाफ था जो आप लोगों ने भर्ती किया गया था या बुलाया था उस वक्त, वो भी गुजरात से था, तो वो इल्जाम तो परवेज इलाही साहब पे लग रहा है सारा। अच्छा, इसमें ये है जी कि जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं ये अब बेसिकली हो गए हैं लोटा। आज आपने फुटेज भी देख ली होगी, हमजा शहबाज साहब को रिसीव कर रहे हैं वो। बहरहाल इशू सारे का सारा ये हुआ है उस दिन वहां पे कि जो सिक्योरिटी परवेज साहब अंदर लेके आ रहे हैं वो पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी है, क्योंकि वो स्पीकर तो हैं, तो वो उनको कह रहे थे आगे जाके जो लड़ाई हो रही है इसको बंद कराओ, वो उनको अंदर कर रहे थे। अब आप एक काम करें, उस दिन के असेंबली के पासेस मंगवा लें, क्योंकि उस दिन के लिए मोहतरम अदालत ने पूरी की पूरी असेंबली हवाले कर दी थी डिप्टी स्पीकर के। वो एक अलग सवाल है कि भाई इसके हवाले कर दी, और उस बंदे ने 250-300 बंदा पीएमएलएन का अंदर किया, अपने अलहदा किए हैं, और हमें उन्होंने कहा जी आप 10 बंदे बुला सकते हैं, गेस्ट जो है विजिटर्स, ठीक है। अब जब उनके बंदे आए उन्होंने छलांगे भी मारी हैं, वो असेंबली के हॉल के अंदर भी आए हैं, सारी हरकतें उन्होंने की हैं, और ये फैक्चुअल है क्योंकि उन सबके शनाख्ती कार्ड है वहां लिखे हुए, उनके नाम लिखे हुए, वो लिस्ट बनी हुई है। वो मैं अगर जनाब कहेंगे, जनाब से मैं असेंबली से रिक्वेस्ट करके लिस्ट मंगवा के जनाब से शेयर कर लूंगा। नहीं बिल्कुल वो शेयर कीजिएगा, लेकिन जिस वक्त ये हंगामा आराई हो रही थी, परवेज इलाही साहब तो अंगूठा दिखा रहे थे, वो तो खुश हो रहे थे कि लूटे उछाले जा रहे हैं, मारपीट हो रही है, वो क्या था मामला? अंगूठे के बारे में मेरी टू बी ऑनेस्ट मेरी परवेज साहब से बात नहीं हुई, उसका मैं आपको जरूर जवाब लेके बता दूंगा कि क्या अंगूठों की क्या वजह थी। वैसे चैनल पे हमारे बात करते हुए उन्होंने कहा था मैं अंगूठा दिखा के रोकने की कोशिश कर रहा था उनको। इस चीज को मैंने देखा है, और जो मेरी बाद में वहां असेंबली के लोगों से भी डिस्कशन हुई है, एमपीएस से भी हुई है, जिन लोगों को वो अंदर कह रहे हैं कि इशारा कर रहे हैं कि आगे हो, वो सिक्योरिटी थी वहां की कि आप अंदर आओ, आके रोको इस लड़ाई को। अच्छा। और जो पंजाब पुलिस है वहां पे, वो क्या कर रही है, वो वहां पे खड़ी होके जो आइज वाली साइड है उसको ब्लॉक करके खड़ी है कि यार गलती से कोई परवेज इलाही को वोट ना डालना। नहीं तो वरना आपको लगता है कि अगर ये नहीं होता, आइज वाली साइड अपनी होती, तो आपको वोट पड़ जाते? मुझे एक चीज बताएं,
चले मैं आपको आर्ग्यूमेंट से मैं आपकी बहस आगे लेके चलता हूँ। परवेज इलाही को एक वोट तो परवेज इलाही का पड़ना था या वो भी नहीं पड़ना था? तो आप लोग बाइकआउट करके चले गए थे ना? मेरी बात सुने ना, वो परवेज इलाही अपना वोट कहाँ डालता? मुझे बताया ना, अगर जहां पे उसने वोट डालना है, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया ना जी कि हाउस की डिवीजन होती है प्राइम मिनिस्टर सीएम के इलेक्शन में, तो हाउस की डिवीजन में जब दरवाजा ही एक खुला हुआ है जहां पे हमजा साहब को वोट डालने हैं और वहां पे वो इतनी पुरजोशी से कर रहे हैं कि वो पीटीआई के जो बंदे जो लेकिन मोना साहब ये ठीक, वो भी टिक कर ही जा रहे हैं। ठीक है मोना साहब, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये आपको तो इल्म है ना कि लोग आपके पास नहीं थे, लोग जा चुके थे, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर वोटिंग फेयर एंड स्क्वायर होती तब भी हमजा शहबाज जीत जाते ना इलेक्शन। जो मैंडेट इमरान खान साहब का है वो कैसे चला गया, कहां चला गया? ये तो देखे ना, जब आप ये बात करते हैं कि भी लोग चले गए तो आप बेसिकली इनकरेज कर रहे हैं कि यार ये कोई लोटा हो जाए तो कर रहे हैं। देखिए ये तो एक सजा का तयन किया हुआ है ना कि जो शख्स अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाके चीफ मिनिस्टर को वोट देगा वो 63A के तहत डी सीट हो सकता है। अब उसने दे दिया ना वोट, तो अब देखते हैं कानून आइन और सारी चीजें किधर जाती है। सही, अब कानून का हरकत आना चाहिए। थोड़ा सा आगे आ जाए, 16 तारीख को इलेक्शन हो गया, 16 तारीख को इलेक्शन हो गया। उस्मान बुज़दार के हवाले से आज जो गवर्नर साहब ने किया कि उस्मान बुज़दार साहब को बहाल कर दिया, उनकी कैबिनेट बहाल कर दी, उन्होंने इजलास बुला लिया, इसकी क्या मंतक है? ये तो इस्तीफा हो चुका था मंजूर, इसीलिए ये इलेक्शन हो रहा था ना, जिसके लिए आप भी जद्दोजहद कर रहे थे। परवेज इलाही साहब ने पूरे सेशन में आई, उनको मारपीट भी हुई यहाँ पे उनके साथ, इस्तीफा मंजूर हो गया था, इसलिए वो अमल हो रहा था ना सारा। गवर्नर साहब जो है बहुत सियाने आदमी हैं और बड़े लॉयल हैं अपनी जमात के साथ जी। इसका जो है जवाब वो गवर्नर साहब भी आपको दे सकते हैं। नहीं, उनसे तो हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने माजरत कर ली थी प्रोग्राम पर आने से, बट आपको लगता है कि ये अमल ठीक था क्योंकि उस्मान बुज़दार का चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट हुआ था तभी परवेज इलाही साहब कैंडिडेट बने थे ना? गवर्नर साहब को मैं जितना जानता हूँ वो कोई गैर कानूनी या गैर आईनी काम कभी भी नहीं करेंगे और किसी के कहने पे भी नहीं करेंगे। अच्छा, एक मफरूजा है मोनिस इलाही साहब, अगर वो इलेक्शन परवेज इलाही साहब जैसे कि आप कह रहे हैं जीत जाते लेट्स सपोज, तो फिर भी गवर्नर साहब लॉयल्टी दिखाते और ये कहते कि नहीं, परवेज इलाही का इलेक्शन ही गलत हुआ है, उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गलत था और उस्मान बुज़दार को रीइंस्टेट किया जाए, ऐसा होता क्या फिर? सिद्धार्थ भैया अगर मगर पे तो मैं बात नहीं कर सकता, वो जो जवाब है वो गवर्नर साहब से आप ले लें। लेकिन मोने साहब लग यही रहा है ना वाज़े तौर पे क्योंकि परवेज इलाही साहब इलेक्शन हार गए इसलिए वो हल्फ भी नहीं लेते, तो उन्होंने सोचा कि अब उस्मान बुज़दार को बहाल करने की कोशिश करते हैं, बट इन दी एंड इसका फायदा तो नहीं होना था, ये हो तो नहीं सकता ना। देखिए जी, जो सबसे वाज़ेह चीज़ है ना, वो अब आप फुटेज दोबारा देखें, जो सबसे वाज़ेह चीज़ है कि अगर पीटीआई या पीएमएलक्यू जो है ये वोट डालना चाहती तो ये वोट डाल ही नहीं सकते थे, ये सबसे वाज़ेह। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ चीफ सेक्रेटरी और आईजी पे आती है, जिन्होंने धक्के से ये सारा काम कराया है। और पार्लियामेंट की हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ। लड़ाइयाँ होती हैं पार्लियामेंट में, हमेशा से होती हैं। ये 1990 में जब सारी मुस्लिम लीग एक ही होती थी, तब ये नहीं शरीफों के कहने पे वजाद साहब ने वहां पे इनको मौका नहीं मिल रहा था शरीफ साहबान को बात करने का, तो वजाद साहब ने वहां पे काफी जोर लगाया था और कोशिश की थी कि भाई इनको मौका दो, तो तब भी लड़ाई होगी थी। खैर ये जो ओथ का डिले होना है, इलेक्शन का डिले होना है, शरीफों का मसला ये है कि जब लड़ाई इनके हक में हो तो ठीक है, अगर इनके खिलाफ हो तो हो लड़ाई होगी, लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। सही, लेकिन ये भी तारीख में पहली दफा देखा है कि ओथ भी लेट हुआ है। गुजरात के लोग इनको तब पसंद है जब इनके साथ हो, और गुजरात वाले नापसंद हो जाते हैं जैसे इनके खिलाफ हो। इस फैसले पे आपको कोई रिग्रेट है कि इमरान खान के साथ जाने का फैसला किया और परवेज इलाही अगर नून लीग का इंतखाब कर लेते तो आज चीफ मिनिस्टर होते? ये अगर आज ऑप्शन होना कि हमारे पास कि ये फैसला किसके साथ जाना है, तो जितना जोर मैंने शुजात साहब और परवेज साहब को पहले मनाने में लगाया उससे मैं 10 गुना ज्यादा लगाऊं कि जी इमरान खान के साथ ही हमने रहना है। अच्छा, बिल्कुल। यानी कि ये नतीजा देखकर भी कि परवेज इलाही के हाथ कुछ नहीं आया, वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं बने, शायद स्पीकर भी ना रहे। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है चीफ मिनिस्ट्री? ये कुछ चीजें चीफ मिनिस्ट्री के और प्राइम मिनिस्ट्री के लालचे और ये जो चार्म्स हैं, ये इनको शरीफों को जरूरत है क्योंकि ये इसके बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है इसके बगैर इन्होंने जेलों में जाना है या इन्होंने बाहर भाग जाना है। पाकिस्तान में तो ये रह नहीं सकते। लेकिन मोनिस इलाही साहब, चाहे हमजा शहबाज हो या कोई और हो, वो सब यही कहते थे कि जब भी हम मुलाकात करते थे काफ लीग से, उनकी स्ट्रेट अवे एक डिमांड होती थी, चीफ मिनिस्टर बनाओगे तो तुम्हारे साथ आएंगे। आप कह रहे हैं कि मैटर नहीं करता चीफ मिनिस्टर होना। अब आप देखें, जो उस दिन राणा साहब आए हैं, राणा साहब ने आके बात की, आप किसी से निगोशिएशन करने जा रहे हो, तो अब हमारे साथ कोई निगोशिएशन करने आएगा तो ये उसकी भूल है कि वो ऊपर से शुरू होगा। वो बात शुरू करते हैं कि हम आपको एक सीट दे देंगे, तो मैंने कहा बंदा घर आया हुआ है, आपको एक वो भी एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी देना पड़ता है। तो उनको मैंने कहा जी कि हम बात अगर आपने शुरू करनी है तो आप यहाँ से शुरू करें, बाकी फिर आप सारा कुछ सामने रखें, हम फिर आपस में डिस्कस करेंगे। और हमने आपस में डिस्कस किया है, शुजात साहब ने, पार्टी ने,
फिर जिस दिन फैसला हुए उससे एक रात पहले शुजात साहब, मैं, परवेज साहब, हम काफी देर बैठे रहे, हम पूरी डिस्कशन करते रहे। मैं उनको याद कराता रहा हूँ कि आपने मुझे खुद बताया था कि हमारी ग्राउंड में बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब ने वादा किया था और कि परवेज साहब को ये सीएम बनाएंगे। जैसे ही इलेक्शन हुआ है, इनका मैंडेट आया है, तो बड़े मियां साहब मरहूम ने बुलाया घर, और घर बुला के उन्होंने कहा कि जी देखे चोई साहब, शुजात साहब को कहा जी देखें, शहबाज भी मेरा पुत्र है, परवेज भी मेरा पुत्र है, तो वो बन जाए कोई गल है। अब इस तरह थोड़ी होता है। मोने साहब, आप बार बार चौधरी शुजात साहब का भी नाम ले रहे हैं। चौधरी शुजात साहब का पिछले दिनों एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि सालिक अगर गया है दूसरी तरफ तो वो मेरी मर्जी से गया है। तो आपने कैसे कन्विंस कर लिया था चौधरी शुजात साहब को? वो एक एडिटेड बयान था, वो एक शरारती एलिमेंट है, अनफॉर्चुनेटली हमारा अजीज ही है, उसने ये एडिट करके बयान चलाया था। क्योंकि उसके बाद ही शुजात साहब ने मुझे बताया, यार मैं तो गल की थी नहीं पूरी, मेरी पूरी बात तो फर्क थी। तो अब शुजात साहब का लेवल ये है कि वो हमारे बुजुर्ग हैं, तो शुजात साहब फाइनल अथॉरिटी होते हैं, उनकी मर्जी के बगैर मैं कोई काम नहीं करता। तो चौधरी शुजात साहब ने आपको कह दिया ठीक है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहें, और अपने बेटे सालिक को कह दिया कि आप रहे नून लीग के साथ? शुजात साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। देखिए अब हालात ये हो गए हैं ना जी कि टाइम के साथ चीजें चेंज हो गई हैं, फैमिलीज ग्रो करती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, हर घर में होता है। जी जी। सिर्फ हमारे नहीं, हर घर में होता है, आपके घर में भी हर जगह होता है ये कि एक बच्चा है, उसकी सोच है। अब हमारी तो कोशिश ये है कि अगर कोई बच्चा कोई गलत स्टेप ले तो उसको रोकें और फिर उसको कन्विंस करें कि यार ये हमारे पूरी फैमिली के और आपके अपने इंटरेस्ट में भी नहीं है। तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे अनकरीब। तो वो बच्चा जिसने गलत स्टेप ले लिया वो सालिक साहब है? नहीं, वो सालिक साहब नहीं है, वो है एक और नोटी किस्म का बच्चा है जो एसोसिएटेड है हमारी फैमिली से, जिसकी सारी शरारत है। अच्छा, चीमा साहब तो नहीं वो बच्चा, तारिक चीमा साहब? चीमा साहब तो बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे साथी हैं। चीमा साहब तो हीरा आदमी। अच्छा, तो मतलब वैसे रिश्तेदारी आपकी सालिक साहब से वैसी है, आप कह रहे हैं कि हीरा आदमी है, वो भी आपके साथी तारिक साहब, लेकिन उन्होंने सियासी फैसला अलग कर लिया है फॉर द टाइम बीइंग। पर ये इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे जाके ये ठीक हो जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग आपको लगता है कि ये आ जाएंगे आपकी साइड पे दोबारा? इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे, दोनों, तारिक चीमा साहब भी और सालिक भी? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह ताला दोनों आएंगे। अच्छा, फिलहाल तो वो वजीर आजम के साथ उमरा करने भी गए हुए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक इंटरव्यू में जरदारी साहब ने ये वैसे कहा था कि बच्चे ने गलत फैसला कर लिया, बच्चे ने फंसा दिया परवेज इलाही साहब को, आपकी तरफ इशारा था। अच्छा, पता नहीं किस बच्चे की तरफ इशारा था, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। जरदारी साहब की देखिए जी बहुत इज्जत है, हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा जरदारी साहब के साथ। और उन्होंने जब हम इत्तेहाद में थे, मेरा ख्याल इस तरह का इत्तेहाद मैंने तो कभी ना देखा है ना सुना है। और जहाँ तक बिलावल साहब की बात है, उनका तो वैसे ही बड़ा अच्छा रवैया रहा है। जब मैं अभी वसाइल का मिनिस्टर था तो एक इशू था हमें सिंध गवर्नमेंट के साथ, तो बिकॉज पीटीआई और पीपल्स पार्टी की आपस में कोई बातचीत भी नहीं थी, तो मैंने अप्रोच किया बिलावल साहब को कि जी ये एक इशू है। उन्होंने फौरन सीएम सिंध को कहा कि जी इसको आप डिस्कस करें और देखें इसका कोई हल निकालें। तो वो अपनी मुखालफतों से निकल के भी पीपल्स पार्टी जहाँ मुल्क की बात आती है वहां पे वो बात सुनने करने के लिए तैयार है। सही, दो तीन क्विक क्वेश्चंस मोनिस इलाही साहब। एक तो ये कि क्या जैसे आप लोगों ने पीटीआई ने वफाक से इस्तीफा दे दिया, क्या पंजाब से भी इस्तीफा देने का इम्कान है? ये देखें जी, ये पीटीआई ने फैसला करना है, खान साहब ने फैसला करना है, ज़ाहिर है हम उनके इत्तेहादी हैं, तो अब हम सब उसी वोट पे सवार है। तो जो फैसला होगा इंशाल्लाह वो हम उनके साथ चलेंगे, उनके साथ चलेंगे आप। और फेडरल में, नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन बनने जा रहा है? उसमें जी हमने जो है नॉमिनेट तो गौस बख्श मेहर साहब को किया। गौस बख्श मेहर साहब से हमारा पुराना ताल्लुक है, उन्होंने कहा था कि जी वो इंटरेस्टेड भी थे, तो उन्होंने जब अप्रोच किया तो शुजात साहब का भी यही फैसला था, परवेज साहब का भी यही था कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। अब आप देखें ना नेशनल असेंबली में ये क्या कर रहे हैं, जो वहाँ पे लोटे हैं इनका दिल है कि उनको बना दें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ताकि क्यों बना दें? ताकि नैब के चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन, पूरी की पूरी कहानी जो है ना वो सारी अपने हाथ में रखें, हुकूमत भी करें, ऑपोजिशन भी करे और दबा के करें, जो ये हमेशा शरीफ ब्रादरान करें। मैंने कुछ ट्वीट्स इस हवाले से देखे थे, लेकिन एक तो बहुत ही गैर अखलाकी फैसला होगा अगर कोई भी शख्स हो, बीच में नूर आलम साहब का नाम चला था, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनना चाहते हैं या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनना चाहते हैं, बहुत ही एक तो गैर अखलाकी होगा। और आई एम श्योर कानूनी तौर पर भी उसको देखा जाएगा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है जब क्लियरली उन्होंने साइड बदल ली है। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का फैसला किया है, मई के आखिर में वो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होगा, 20 लाख लोग वो कह रहे हैं कि साथ होंगे मेरे। काफी शिरकत करेगी, आप शिरकत करेंगे, साथी होंगे उनके? जी इंशाल्लाह बिल्कुल, अब उनके साथ है, मैंने आपको बताया हम बिल्कुल हर चीज में उनके साथ हैं इंशाल्लाह। ये जो उनकी थ्योरी है अमरीकी मदाखलत वाली, इसमें भी आप उनके साथ हैं? आपके ख्याल में उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है?
मैं क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने देखे नहीं, तो वो जाहिर है खान साहब ने देखे हैं या फॉरेन मिनिस्टर साहब ने वो चीज़ें देखी हैं, वो उनके रेलेवेंट है, मेरे रेलेवेंट नहीं थी, तो मुझे डिटेल्स का इतना नहीं पता। और टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे पता भी होता तो मैं टीवी पे आके वो चीज़ें डिस्कस ना करता। अच्छा, लेकिन वो तो पब्लिकली कह रहे हैं ना कि साजिश हुई है और डॉक्यूमेंट में ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो फिर आप क्यों ना डिस्कस करते पब्लिकली? अगर खान साहब कह रहे हैं तो फिर ऐसे ही होगा। अच्छा, आज परवेज राय साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट का मामला था वो असल इशू बना था। उनकी एडवाइस भी ये थी कि ये ना करें, ये मसला बनेगा। वो समझते हैं ये वजह है असल इमरान खान के जो एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब हुए हैं। आप मुत्तफिक है इस बात से? यानी उन्होंने ये आज की बात। मैं सुना देता हूं, आप सुन लीजिए फिर इस पर जवाब दीजिएगा। जी मोने साहब, ये परवेज राय साहब का आज का इंटरव्यू था। इससे पहले फवाद चौधरी भी कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर होते तो आज हम हुकूमत में होते। मुझे वैसे डिटेल्स का नहीं पता, बिकॉज ये चीज़ें थोड़ी सी मेरे पे ग्रेड से ऊपर है, बट मैं वाले साहब से पूछ के जनाब को इसका जवाब जरूर दूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोने सलाई साहब, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। मोने सलाई साहब हमारे साथ मौजूद थे।